हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी पर। मैं हूं सविता। तो फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, हम इस वीडियो में करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि 2017 का है। और फर्स्ट पेपर का खंड बा यानी सामान्य हिंदी के प्रश्न हैं। बेहद ही अच्छे प्रश्न हैं, हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। इससे पहले जो भी खंड आ के सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे फर्स्ट पेपर के ही, वो सारे पिछले वीडियो में हम लोगों ने कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। ये जो प्रश्न है ये सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, जिस भी परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है। तो यहाँ पर देखिए, आज का पहला प्रश्न है, आमलक का तद्भव शब्द क्या है? ऑप्शन है आदर्शिका, आम्र, आपाक या फिर आंवला। आमलक का तद्भव शब्द आंवला होता है, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन डी जो दिया गया है एकदम सही है। और ये भी जान लीजिए कि आदर्शिका, आम्र और आपाक का तद्भव क्या होता है। जो आदर्शिका है इसका तद्भव आरसी होता है, आम्र का तद्भव आम होता है और आपाक का तद्भव आमा होता है। अगला देखिए, तिनका का तत्सम रूप क्या है? तृण, तिक्त, ताम्र या फिर त्वरित। तिनका का तत्सम तृण होता है, यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तिक्त जो है ये तीता का तत्सम है, ताम्र तांबा का तत्सम है और त्वरित तुरंत का तत्सम रूप है। अगला देखिए, तकदीर शब्द क्या है? तत्सम है, फारसी है, तद्भव है या फिर अरबी शब्द है। यहाँ पर आपको बताना है तकदीर कौन सा शब्द है। जो तकदीर शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है, यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? प्रागूढ़, दुष्ष्टि, पीढ़ी या फिर विग्रह। आपको बताना है पीढ़ी शब्द जो है वो तत्सम नहीं है, यह तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होता है वो पीढ़ी का होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अव्यय, वचन, क्रिया या फिर लिंग। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन शब्दों का रूप हमेशा समान रहता है यानी कि सदैव समान रहता है उन्हें अव्यय कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, धीरे चलो में अव्यय का कौन सा प्रकार है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक या फिर समुच्चय बोधक। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। धीरे चलो में क्रिया विशेषण अव्यय है, जो कि शब्द क्रिया के अर्थ में विशिष्टता प्रकट करते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। धीरे चलो वाक्य जो है इसमें धीरे शब्द चलो क्रिया की विशेषता बता रहा है, अतः धीरे शब्द क्रिया विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता या फिर इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े इस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जिन शब्दों में क्रिया का परिमाप यानी कि नाप तौल संबंधी विशेषता प्रकट होती है वहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? ऑप्शन है बारी बारी, भीतर, आज या फिर यथासंभव। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इन शब्दों में आज जो शब्द है ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह तेज दौड़ता है, तुम यहीं ठहरो, सारे कलाकार ऊपर हैं, धूप में चला नहीं जाता। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धूप में चला नहीं जाता ये वाक्य क्रिया विशेषण का एक यहाँ पर अशुद्ध प्रयोग हुआ है, अतः विकल्प डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? लगता है तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते, उसे थोड़ा भी कुछ कहा कि काम बिगड़ जाएगा, मोहन से खाया नहीं जाता या फिर बालक तेज दौड़ता है। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोहन से खाया नहीं जाता, यहाँ पर क्या हुआ है? वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला देखिए, वह गलती होने से डैश डरती है। वाक्य में उचित क्रिया विशेषण कौन सा आएगा? बहुत, तेज, अचानक या फिर धीरे धीरे। इस वाक्य में बहुत क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग होगा। यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अधिकता बोधक का भेद होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर हो जाए वह गलती होने से बहुत डरती है। अगला देखिए, देवर्पण का संधि विच्छेद क्या होता है? देव प्लस अर्पण, देवी प्लस अर्पण, दे प्लस अर्पण या फिर देव्य प्लस पड़। यहाँ पर जैसा कि पहले हिस्से ही ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट किया गया है। देव अर्पण शब्द का संधि विच्छेद देवी प्लस अर्पण होता है। सॉरी, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला देखिए, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, लाभदायक, अपनापन या फिर
समझदार। उपकार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपकार में उप का उपसर्ग है और कार जो है ये मूल शब्द माना जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? आ, अन, अनि या फिर अन। आपको बताना है यहाँ पर अनिच्छा में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है। अनिच्छा में जो उपसर्ग है वो अन उपसर्ग है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है? इंद्रजीत, ईस्ट, इंद्रिय जीत या फिर इप्सित कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंद्रियों को वश में रखने वाला इंद्रिय जीत कहलाता है, अर्थात विकल्प सी जो दिया गया है बिल्कुल सही है। अगला देखिए, जिसका अनुभव किया गया हो वो क्या कहलाता है? अनुभवी, अनुभूत, अनुभव योग्य या फिर अनुभाव्य। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जिसका अनुभव किया गया हो वो अनुभूत कहलाता है। अगला देखिए, अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है मन को आनंदित करने वाला, जिसको प्राप्त न किया जा सके, जो संपूर्ण गुणों से युक्त हो या फिर जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया गया हो। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अनिर्वचनीय का सही शब्द है, सही अर्थ क्या होता है? वो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, अर्थात विकल्प डी बिल्कुल सही है। अगला देखिए, वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की या फिर पुर्तगाली। आपको बताना है यहाँ पर वकील जो है ये किस भाषा का शब्द है। जो वकील शब्द है ये अरबी भाषा के अंतर्गत आता है, यानी ये अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? संयोग, विदेश, अत्यधिक या फिर सुरेश। दिए गए शब्दों में जो सुरेश शब्द है उपसर्ग रहित शब्द है। संयोग में सन उपसर्ग है, विदेश में वी तथा अत्यधिक में अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थात सुरेश। अगला है, महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? हीमा, माँ, आ या था ईमा। यहाँ पर बताना है, जैसे कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। महिमा शब्द में ईमा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। महिमा शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय है महा, अर्थात ईमा जो है ये प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, आड़े हाथों लेना। मुहावरे का अर्थ क्या है? विपत्ति आना, खरी खोटी सुनाना, कर्तव्य पूरा करना या फिर आलोचना करना। आड़े हाथों लेना मुहावरे का जो अर्थ होता है ये खरी खोटी होता है, अर्थात ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला देखिए, सूरज को दीपक दिखाना का क्या अर्थ है? रोशनी में अंधकार होना, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, प्रभाव स्थापित करना या फिर सम्मान बढ़ाना। सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को की तुच्छ प्रशंसा करना, अर्थात ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, पंचानन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु या फिर कर्मधारय। पंचानन शब्द में द्विगु समास है। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो वहाँ पर द्विगु समास होता है, अर्थात विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, नीचे गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन करना है। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मुमुक्षु, बहुश्रुत, युयुत्सु या फिर मौक्तिक। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहलाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। अगला है, दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं उनको क्या कहते हैं? विशंभर, दिक्पाल, पैगंबर या फिर दिगंबर। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उन्हें हम दिगंबर कहते हैं, अर्थात विकल्प डी सही है। अगला देखिए, यहाँ पर नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए एक सही शब्द आपको चयन करना है। जैसे वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, यानी कि तत्क्षण तुरंत ही कविता कर सके, उसे क्या कहते हैं? आशु कवि, कुशाग्र, आशु लिपि या फिर विद्वान। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो कवि तत्क्षण कविता कर सके इसके लिए एक उचित शब्द जो होता है वो आशु कवि होता है, अर्थात विकल्प ए एकदम सही हो जाएगा। अगला है, तृष्णा का पर्यायवाची क्या है? मकरंद, सहचर, रसिका या फिर लिप्सा। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अर्थात लिप्सा होता है तृष्णा का पर्यायवाची। अगला देखिए, उत्शृंखल का विलोमार्थक शब्द क्या है? सामान्य, परवर्ती, रूढ़िवादी या फिर विनम्र। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उत्शृंखल का विलोम शब्द विनम्र होता है। अन्य शब्द जो सामान्य का विलोम विशेष, परवर्ती का विलोम पूर्ववर्ती, रूढ़िवादी का विलोम स्वच्छंदवादी होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अगला देखिए, वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो, इसके लिए एक शब्द है कथित,
किंवदंती, औपचारिक या फिर उल्लेखनीय। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो, इसके लिए एक शब्द किंवदंती माना जाता है, अर्थात विकल्प बी बिल्कुल सही है। अगला है निष्कपट शब्द में उपसर्ग क्या है? निस, निश, निश या फिर निस। यहाँ पर बताना है कौन सा निस होगा निष्कपट में उपसर्ग के लिए। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अर्थात निस सही है। अगला है प्रत्यय शब्द निर्मित है प्रत्य प्लस अय, प्रत्य प्लस या फिर प्रति प्लस अय या फिर प्रति प्लस या। यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्यय शब्द का जो विच्छेद है, निर्मित है, ये प्रति प्लस अय से है, अर्थात विकल्प सी बिल्कुल सही दिया गया है। अगला है सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। सत प्लस चित प्लस आनंद, सच्चिद प्लस आनंद, सच्ची प्लस दानंद या फिर सत्य प्लस चिद प्लस आनंद। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एकदम करेक्ट लिखा हुआ है इसका संधि विच्छेद सत्य प्लस चित प्लस आनंद। अगला देखिए, यह मूंग और मसूर की दाल का अर्थ क्या होता है? मसूर की दाल का महंगा होना, मूर्ख अच्छी वस्तु की कदर नहीं करते, अपने को बड़े व्यक्तियों में गिनना या फिर अपनी योग्यता के से अधिक पाने की उम्मीद करना। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद रखना, इसको कहते हैं यह मूंग और मसूर की दाल। अगला है चित्त पर चढ़ना का क्या अर्थ है? खुशियाँ मनाना, अत्यंत प्रिय होना, शोभा बढ़ाना या फिर सदा स्मरण रहना। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। चित्त पर चढ़ना का मतलब होता है सदा स्मरण रहना। अगला है निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ आपको बताना है। असरफिया लुटे कोयलों पर मुहर, यानी छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय, संपूर्ण लाभ स्वयं उठाना या फिर मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान, आय से अधिक व्यय। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान रखना। यहाँ पर विकल्प सी बिल्कुल सही है। अगला देखिए, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ क्या है? शादी में गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना या फिर निचले स्तर की बातें करना। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, असंगत बातें करना। अगला देखिए, अत्युत्तम के संधि विच्छेद का सही विकल्प क्या होगा? अति प्लस युत्तम, अति प्लस उत्तम, अत्य प्लस उत्तम या फिर अत्यु प्लस उत्तम। यहाँ पर विकल्प बी जो दिया गया है बिल्कुल सही ढंग से लिखा है, अति प्लस उत्तम हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। अगला है गर्व शून्य शब्द में समास है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या फिर अपादान तत्पुरुष। गर्व शून्य शब्द में करण तत्पुरुष हो जाएगा। करण तत्पुरुष समास वहाँ होता है जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। गर्व शून्य अर्थात गर्व से शून्य, यहाँ से कारक चिन्ह का लोप हो जाने के कारण करण तत्पुरुष समास यहाँ पर है, अर्थात विकल्प बी दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है डैश दृष्टि राष्ट्रीयता का क्या आधार है? धर्मानुसार, धर्मनिरपेक्ष, धर्म सम्मत या फिर धर्म सापेक्ष। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, अर्थात विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? भानु, वृक्ष, ऐतिहासिक या फिर आकांक्षा। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध रूप से लिखा गया है। यहाँ पर विकल्प डी जो है बिल्कुल सही लिखा गया है, अर्थात विकल्प डी बिल्कुल सही भी है यहाँ पर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यामिनी का पर्यायवाची नहीं है? निशा, रजनी, विभावरी या फिर दिवस। यहाँ पर यामिनी का पर्यायवाची पूछा गया है या कि यहाँ पर कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। यामिनी का पर्याय होता है दिवस, जो है ये नहीं है, अर्थात निशा, रजनी और विभावरी, यामिनी ये सारे इसके पर्याय होते हैं, अर्थात विकल्प डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है आधी रात का समय क्या कहलाता है? सरबरी, विभावरी, निशा या फिर निशीथ। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, आधी रात का समय निशीथ कहलाता है। अगला देखिए, यहाँ पर आपको बताना है विपरीतार्थक शब्द। कर्षण का विपरीतार्थक क्या होगा? कनिष्ठ, सिक्त, अपकर्षण या फिर विकर्षण। यहाँ पर कर्षण का विपरीत शब्द आपको बताना है, जैसे कि ऑप्शन ए जो दिया गया है बिल्कुल सही है। कर्षण का विलोम शब्द जो होता है वो विकर्षण होता है। अगला है सुषुप्त का विपरीतार्थक बताना है, श्रेष्ठ, जागृत, मृत या फिर कृतघ्न। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सुषुप्त का विलोम जागृत होगा। अगला देखिए, विहित शब्द का विलोम क्या होगा? सुगम, असित, निषेध या फिर
स्थूल विहित का बताना है। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। विहित का विलोम शब्द निषेध होता है। अगला देखिए, शुद्ध शब्द का चयन करना है। दीर्घायु, दीर्घायु, दीर्घायु या फिर दीर्घायु। यहाँ पर शुद्ध शब्द आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो शुद्ध रूप से लिखा गया है। विकल्प ए जो दिया गया है ये बिल्कुल सही रूप से लिखा गया है, अर्थात ये विकल्प ए बिल्कुल सही है। अगला देखिए, नौका शब्द का पर्याय बताना है आपको। तिया, तरंगड़ी, तरी या फिर तड़ीजा। यहाँ पर विकल्प सी बिल्कुल सही है। नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द तरी होता है। इसके अतिरिक्त नौका के पर्यायवाची जो होते हैं वो तरड़ी, डोंगा, नाव, जलियान और नैया भी होते हैं। यहाँ पर विकल्प सी बिल्कुल सही है। अगला देखिए, नौका शब्द का पर्याय बताना है। सॉरी, ये सेम क्वेश्चन है इसलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीनों कालों को जानने वालों को क्या कहा जाता है? त्रिकालज्ञ, त्रिकालदर्शी, त्रिकुटी या फिर त्राता आपको बताना है। यहाँ पर विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ होता है, अर्थात विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होता है? यहाँ पर ऑप्शन कट चुके हैं लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। संस्कृति का जो विशेषण होता है वह होता है सांस्कृतिक, अर्थात विकल्प बी यहाँ पर दिया गया है, ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। फिर मिलेंगे अगले प्रश्नों के साथ। ऐसे ही लाजवाब प्रश्न होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।